हाँ, दुनिया का बहुत कम हिस्सा है जहाँ पे कंटिन्यूअसली रेनफॉल हो रहा है फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। Yeah. जब इंडिया इंडिया नहीं था और गोंडवाना का हिस्सा था, तो भी हाँ, उसके ईस्टर्न एरिया में था, ईस्टर्न पार्ट में था। और ईस्टर्न पार्ट में होने के कारण जिस तरह से रेनफॉल होती है, वो जनरली कोस्टल एरिया पे होती है, इनलैंड्स में नहीं होती है। तो इनलैंड्स में जब सूखा पड़ता था, तो भी इस एरिया में बारिश होती थी। बड़ा वो था, एक कॉमन आइलैंड था। उस समय भी इंडिया में बारिश होती थी, उस समय भी पेड़-पौधे होते थे इस हिस्से में। India as a country, God has given lot of things to India. हाँ, इसीलिए हम लोग थोड़ा आलसी हो गए हैं इसीलिए। हाँ, वो किसी भी सोसाइटी का होता है, जब आपको सब कुछ आराम से मिलता है, तो फिर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं न महसूस होती है। हम्म। आप देखिए क्या-क्या चीज़ है इंडिया में। कोई वो गिनना शुरू करेगा तो गिन नहीं पाएगा कितना चीज़ है। पहला चीज़ तो ये है कि जो एक होता है आईटीसीजेड होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ज़ोन, जो जिसको आप कह सकते हैं एक तरीके से लूज़ टर्म में थर्मल इक्वेटर कहते हैं, जो ऊपर-नीचे मूव करता है, जो कि मानसून को उसका मानसून में कहते हैं, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून भी कहते हैं, जो कि हम्म। बे ऑफ बंगाल होने के कारण वो बे ऑफ बंगाल से पानी कंटीन्यूअसली इंडिया की तरफ लाता रहता है और वो उस समय तक चलता है कि जब तक वो जो मानसून उसको उसको जो है मानसून डिप्रेशन भी कहते हैं, जब तक वो कलकत्ता हिट करके बांग्लादेश से आगे नहीं जाता है, तब तक उसका जो आईटीसीजेड का जो ट्रफ लाइन है या नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून जो है, जब तक सी को टच करता है, तब तक बारिश होती रहती है। जैसे वो नॉर्थ मूव करते-करते सी को क्रॉस कर जाता है, तो उसको ब्रेक इन मानसून कहते हैं, जो सितंबर में आ जाता है। फिर वो वापिस जाती है, फिर से बारिश करती है, जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून राइट, कहते हैं। राइट। हैं? तो अब तो आप देखिए हर साल ये फिनोमेना होना ही होना है क्योंकि सन भी है, इक्वेटर भी है, पानी भी गर्म होना है और ये जो बनने के लिए टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, अराउंड 80 डिग्रीज फन। वो टेम्परेचर भी आइडियल है। तो राइट। ये बारिश होनी है, जमीन भी उपजाऊ है। जो कोल्ड विंड्स आते हैं, वो हिमालय ने रोक के रखा हुआ है और जो विंड पैटर्न्स हैं, वो भी ऐसे हैं कि आपको कुछ भी नहीं करना है। एक पर्टिकुलर सीज़न में आप अफ्रीका से इंडिया की तरफ आ सकते हैं, दूसरे सीज़न में इंडिया से अफ्रीका जा सकते हैं। विंड ही आपको लेके जाएगी, तो ट्रेड भी हो सकता है आराम से। उपजाऊ ज़मीन मतलब कि इंडिया से जितने बड़े कंट्री हैं, 6 बड़े कंट्री है ना, उनके पास इतना एग्रीकल्चर लैंड इन एब्सोल्यूट टर्म में नहीं है, जितना इंडिया के पास है। भले रशिया हो, यूएस हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, किसी के पास उतना एग्रीकल्चर लैंड नहीं है इन एब्सोल्यूट टर्म। Oh, रिलेटिव टर्म में तो कोई मैच ही even नहीं है। USA, even USA। इवन यूएस अच्छा, यूएसए में हम सोचते हैं मैं कि आपको सारा लैंड है, उपजाऊ हाँ, लैंड। एक मिनट मैं आपको ना मैंने एक वीडियो बनाया था पॉवर्टी को, एक प्रेजेंटेशन बनाया था। मैं आपको एब्सोल्यूट टर्म में भी वो फिगर दे देता हूँ कहीं पे अगर मेरे पास लिखा होगा। एब्सोल्यूट टर्म में हाँ, मैं बताता हूँ। इंडिया में 57% लैंड कल्टीवेबल है व्हिच इज़ अराउंड 1.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और यूनाइटेड स्टेट्स में 17.1% है व्हिच इज़ अराउंड 1.68 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओह, अच्छा। चाइना का 12.9 है व्हिच इज़ अराउंड 1.2324 कह लीजिए स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है? ये है। या ब्राज़ील इतना बड़ा है उसका तो 1 मिलियन भी नहीं है, 800 स्क्वायर किलोमीटर का है। ओह, आई सी, आई डिडंट नो अबाउट दिस कंपैरिजन ईस्ट। हाँ, और आप अ, टेम्परेचर की बात कर लीजिए, तो बॉडी टेम्परेचर जो है अब आज के डेट में सिचुएशन काफ़ी खराब हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग और जो भी है, उस सब चक्कर में। लेकिन बॉडी टेम्परेचर भी देख लीजिए तो बॉडी का टेम्परेचर अराउंड 37 होता है। तो अगर 27 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर टेम्परेचर रहता है तो काम करने के लिए ठीक रहता है और 27 मतलब कि आपको 15 से 25-27 तक का टेम्परेचर ठीक रहता है। इंडिया में काफ़ी समय तक ये टेम्परेचर रहता था और काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम तक रहा है। आप जितने सिविलाइजेशंस को देखेंगे,
सारे सिविलाइजेशंस उन्हीं एरिया में हुआ जहां टेम्परेचर इस रेंज में था। दैट मीन्स अलोंग दी आपको मेडिटेरियन सी के आसपास, इजिप्शियन हो, मेसोपोटामियन हो, इंडिया का है, और चाइनीज में भी जो वार्मर रीजन में उधर ही हुआ। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, लोग ज्यादा होस्टाइल एरिया में जाने लग गए। जब ग्रीस सिविलाइजेशन आया था, जो कि अगेन मेडिटेरियन के पास में है, उन्होंने जर्मन्स को कुछ नहीं किया था, दे वर नोन एज जर्मैनिक ट्राइब्स। जब रोमन्स आए थे तो उन्होंने बोला कि ग्रीस ने सबको लूट लिया है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट यू हैव टू ये जर्मैनिक ट्राइब्स वगैरह को लूटना है। तो दैट इज, तो उस जमाने में जब रोमन सिस्टम आए थे तो ब्रिटेन और वो सब ट्राइब्स ही माने जाते। उसके बाद 800 900 एडी में, मतलब 8th 9th सेंचुरी में, देयर वाज समथिंग कॉल्ड, ये नॉर्वे वाले कहलाते थे, कौन से ट्राइब्स है, नोमैडिक ट्राइब्स नहीं, उनके लिए एक वर्ड है। वो लोग ट्राइबल एरिया में, जैसे जैसे सेंचुरी बीतता चला गया, लोग ज्यादा होस्टाइल एरिया में जाते चले गए। नहीं तो पहले लोग सिविलाइज उसी एरिया में रहते थे जो इंडियन का टेम्परेचर है। No, that is obvious. So इंडिया में बहुत चीज नेचुरली इजीली मिल गया है। वाइकिंग्स कहते थे उनको, जो नॉर्वे वगैरह के रहते थे। ये सिचुएशन थी। तो हम धीरे धीरे क्या कि जब सब कुछ जिस सोसाइटी में, जैसे आज के यूएस या वेस्टर्न वर्ल्ड में भी हो गया है, उनको सब कुछ आराम से मिल रहा था, तो ना दे आर ऑन ए डिक्लाइन। जिसको भी आराम से चीजें मिलती है, उसको मेहनत करने का मोटिवेशन खत्म हो जाता है। Yeah, looks like. लेकिन अभी जो चीजें इंडिया को पहले फायदा कर रही थी, अभी इंडिया को नुकसान भी कर रही है कुछ कुछ चीजें। इंडिया जो हीट ट्रैप होता है वो हिमालय के कारण ही है, जो कोल्ड एयर को आने नहीं देता है, तो हॉट एयर को ऊपर मिक्स होने नहीं देता, वो हॉट एयर को इधर ही ट्रैप कर दे रहा है। तो दैट इज दी प्रॉस का कॉन्स भी निकल रहा है। इंडिया इतना गर्म भी इसलिए हो रहा है क्योंकि हिमालय का ठंड से बचता भी है हिमालय के कारण, गर्मी भी ज्यादा हो रहा है हिमालय के कारण। इंडिया में डस्ट पॉल्यूशन भी इतना ज्यादा होता है क्योंकि वो सारा गर्म हवा जो उठाता है डस्ट को, अरेबियन सी वो मतलब अरेबियन कंट्रीज में वो लाके डंप करता है। ये सारे डाउन साइड भी है इंडिया का। But surprisingly, this time, you know, in Kolkata, we had a temperature which was so ideal a temperature this time. Summer तो इस बार summer हुआ ही नहीं यहाँ पर। I don't know what was the reason behind it. अभी भी हम लोग जो है सो आराम से रह रहे हैं, just you know there is no summer in Kolkata. उससे भी इंडिया में मैं 1990 में भी था, तो भी टेम्परेचर 47, 48, 49 टच होती थी। मैं आगरा की बात कर रहा हूँ। और उस समय भी चूरू वगैरह में टेम्परेचर 50 के आसपास जाती भी थी। तो पिछले 30-40 साल में टेम्परेचर उससे बहुत ड्रास्टिकली नहीं चेंज हुआ है। ड्रास्टिकली अगर कहीं चेंज हुआ है वो यूरोपियन कंट्रीज में, जहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं जाता था, 40-40 तो कम ही जाता था, लेकिन वो लोग 40 क्रॉस करने लगते, तो वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ना तो उनका बॉडी ट्रेंड है, ना उनका माइंड ट्रेंड। Yeah, I heard that even though France was having 30, 38, 39, but a lot of people died in that. यहाँ पर तो 38, 39 तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। 38, 39 मैं तो कह रहा हूँ कि धीरे धीरे चीजें रिस्ट्रिक्शंस बढ़ती चली गई और लोग ज्यादा ह्यूमन तरीके से सोचने लग गए। नहीं तो पहले तो जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते थे उसमें टेम्परेचर, अंदर जो टेम्परेचर होता था वो तो 50-60 क्रॉस कर जाता था, जो अंदर का टेम्परेचर होता था। और जो प्री फ्लाइंग का जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो आया, उसी टेम्परेचर को मेजर करके आया गया। उसी पे उसको कैसे एयरक्राफ्ट अंदर जो बना रहता है वो हीट चैम्बर बन जाता है, चारों तरफ से बंद है, हवा का वेंटिलेशन नहीं है। पुराने जमाने का एयरक्राफ्ट में एयर ग्राउंड पे कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है, तो जितना देर स्टार्टअप करके आपको टेक ऑफ करने में लगता है, बिल्कुल ही वो बन जाता है, ओवन टाइप हो जाता है। तो पहले फ्लाइंग होती
बाद में जाके 95 के आसपास वो रिस्ट्रिक्शन आ गया कि नहीं 40 के ऊपर फ्लाइंग बंद हो जाएगी। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बदलता गया, जैसे-जैसे लोग को समझ चीज़ें को ज़्यादा आने लग गई, तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन होते चला गया। नहीं तो पहले तो इस सब टेम्परेचर पे उड़ते थे लोग। अब वो जो स्टीम इंजन में जो ड्राइवर काम करता है, जब बाहर टेम्परेचर 45 के ऊपर है, सोचिए वो जो स्टीम के पास में खड़ा है, वहाँ कितना टेम्परेचर वो जी काम करता था कि नहीं करता था? Hmm. हुँ। तो जैसे-जैसे कम्फर्ट बढ़ता चला गया, लोग का टॉलरेंस भी घटता चला गया ना। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में काफ़ी सारे इंडियन फौजी जो थे वर्ल्ड स्पेशली 1 में, वो तो पानी में उनका पैर गल गया। उस ठंड में पानी भरा रहता था, उसी में रहते थे ट्रेंच में। आज के डेट में आप सोचिए किसी को बोल के देख लीजिए, गलने-वलने का तो बात दूसरा है। तो यार अभी तो साइंस के क्वेश्चंस पूछने थे, उनको चांस देना है बोलने का। Hello, Aryan, Earth. What are the questions you have in 2 ही mind? बच्चे हैं। हाँ, 2 ही बच्चे हैं। Ah. वैसे पूछने वाले तो यही है। Hello, Aryan. सर रुद्रा कौन है, रुद्र है कि आर्यन है? अच्छा, तो रुद्र और अर्थ, what is the question you have? सर कैन सर कैन No, what? Rudra, you have any question? यस In the school, is there something which you didn't understand? सर हाउ वी कैन से दैट stars are made up of Yeah, complete your sentence. Stars are made up of? You're saying hydrogen or you're saying something? Or? yeah, how we know that? Yeah, good question. So, Earth, do you know the answer to this question? Hello? No, actually. So, Rudra, actually what happens is that every atom, in an atom you have got a nucleus in the center and there are electrons orbiting it. And quantum mechanics told us that there are fixed energy levels in a particular atom. जैसे हाइड्रोजन का जो होगा लेवल सब जो होगा, there will be different levels. Electrons will occupy one of those levels, not in between, but will occupy fixed energy levels. Or light is emitted when the electron from the higher level jumps to lower level. So it emits a light. Then what happens that every atom, वो जो difference जो होता है higher or lower, सभी atom का अलग अलग है. Which means what? Which means that the light which comes, or wave, electromagnetic wave which comes, every atom has got a specific particular frequency. Frequency आप समझते हैं ना? Hello? Yes, sir. Yeah. So
तो जब हम लोग टेलीस्कोप से देखते हैं और जब देखते हैं कि अरे उस स्टार से ये फ्रीक्वेंसी का लाइट आ रहा है, तो दैट वी नो कि हाइड्रोजन का कितना होगा या हीलियम का कितना होगा या कार्बन का कितना होगा। सो जस्ट वी नो, उससे ही पता पड़ जाता है कि ये इस एटम यहाँ पर हाइड्रोजन बहुत है या हीलियम बहुत है। So quantum mechanics gave us a way to how to find out that what is the composition of the stars. It is very interesting actually. तो रुद्र, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा कि पृथ्वी पर जो अर्थ पर जो, सॉरी वी शुड टॉक इन इंग्लिश, on the earth we have got most of the elements we have on the earth. Where from it has come? Was it formed on the earth or कहीं बाहर से आया है? Sir, uh, s- some are formed in earth. Some are there was formed in the, was formed here और ये बाहर से आया? हम लोग जैसे बने हुए हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, almost I think about in our body we have got more than, I think I don't remember the exact figure. Is it 39? Uday ji, do you remember how many elements are there in our body? No, I don't. 38, I think, no? 38. Let's check. But why something is coming in my mind, 78, 38, 78. So 38 elements, suppose I take, just verify from Google, I am not sure about the number. So many elements are there in our body. तो ये सब जो आया है कहाँ से आया है? क्या पृथ्वी पर बना ये सब एलिमेंट और या पृथ्वी के बाहर बना? हेलो रुद्र, व्हाट इज योर गेस? Sir, some are formed on earth and some are. अच्छा, so Rudra has decided not to side with one view but combination of the view. नहीं, कुछ यहाँ भी बना, कुछ बाहर से भी आया, पर यहाँ पर तो बनने का कोई तरीका नहीं है, कोई मेथड है यहाँ पर on the earth that something hydrogen will change to helium? Is there any method somewhere? कहीं पर सुने हैं कि उस that country has got something where hydrogen is getting converted to helium, something like that? No, sir. अर्थ आप सुने हैं? What is the opinion of earth? Came from outside. What is your guess? And we have now Piyush has joined. Hello, Piyush. Hello, sir. Good evening, sir. Good evening. You have joined after such a long time. Yes, We were sir. missing you. I forgot in which class you are, Piyush. Sir, I am ninth class. Yes. So what is your guess? On the earth, we have so many elements. Almost, I think most of the elements are there on the earth. So all these have been formed on the earth, or has it come from outside? Sir, please repeat question. Or in the earth, no, we have so many elements. We have hydrogen, से लेकर के uranium, plutonium, everything is there, no?
Yes, So sir. all these have been formed on the earth, or has it come from outside? Okay, sir. Wait 2 minutes. 2 minutes. Why? Why you want to wait for 2 minutes? मैं तो सर मैं अभी सोच रहा हूँ. अच्छा, तो सोचने का क्या रिजल्ट हुआ अभी? Sir, please wait 1 minute. No, I hope are you looking into Google? Where will you go today? तब ये जो एलिमेंट्स वाला आपने सवाल पूछा था ना, मैं उसका तब तक मैं उसका एक जवाब दे देता हूँ जब तक तो हाँ, पूछ हाँ। रहे हैं। अब मैंने ये इंटरनेट पे देखा था मैं, तो ये बता रहे हैं कि 7 माइक्रो मिनरल्स और 9 ट्रेसेस हैं जो 16 बनते हैं, और कुछ लोग उसको 21 या 22 तक भी कहते हैं, जिसमें कुछ अल्ट्रा ट्रेसेस वाली कैटेगरी के भी हैं। तो 21-22 तक का फिगर मैक्सिमम बनता The number of elements? है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो कह रहे हैं देयर आर 7 मैक्रो एलिमेंट्स हैं एंड 9 ट्रेसेस आर एलिमेंट, और उस ट्रेसेस के अलावा वो कह रहे हैं कि 5 और जो है वो उससे भी कम है, अल्ट्रा ट्रेस बिल्कुल ही 9 के बराबर है, लेकिन वो भी है, तो सब मिला के 21-22 का फिगर अलग-अलग जगह पे बता रहे नहीं, 21-22 से तो अधिक है। 21-22 तो हम लोग हाथ पे गिन सकते हैं, एलिमेंट हम कह रहे हैं। ये जो है हार्वर्ड का न्यूट्रिशन साइंस का वो है, आर्टिकल है। अच्छा, अब आप अपने बॉडी का कह रहे हैं? हाँ, बॉडी का बता रहा हूँ। अच्छा, बॉडी का। अच्छा, मे बी इट कुड बी इन आवर हाँ, बॉडी। बॉडी का मैं बता रहा हूँ, बॉडी में कौन-कौन से मिनरल्स हैं। या ओके, दैट कुड बी ट्रू। अच्छा, सॉरी, आप किसका पूछ रहे थे? जो मैंने बॉडी का ही सोचा था। अर्थ पर कितने एलिमेंट है अर्थ में? अच्छा, अर्थ पे सॉरी, वो कम्युनिकेशन गैप हो गया। मैं सोचा आप पूछ रहे थे हमारी बॉडी में कितने मिनरल्स हाँ, ये नहीं, पूछ एक बार मैंने बॉडी का भी पूछा था। यस, 21, हाँ, तो 23। मैं उसी का इंफॉर्मेशन भूल गया। अच्छा, but why I recollect it is something 38 or something. It is 21. Maybe I did remember. हाँ, तो ये मैं 2 जगह पे देख रहा था। एक ये मेडिकल साइंस की मैगज़ीन है एक, डाइस ऑफ मिनरल्स है, मिनरल्स एंड हेल्थ का है, और दूसरा जो है एक पेपर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, न्यूट्रिशन अच्छा, साइंस। ये दोनों का देख रहा था मैं। अच्छा, maybe then 21 it might be, yes. हाँ, So I'm asking children whether these elements वो they वो have तो formed here on the earth or they have come from outside. हाँ, सब लोग गेस कर रहे हैं। हाँ, yes, हाँ, Piyush, what is मैं your guess? Hello? Yes, sir. Yeah. So you wanted to answer this question? Sir, अर्थ में मेन एलिमेंट्स, अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम और मैग्नीशियम होते हैं। अर्थ बनाने के टाइम अलग अलग एलिमेंट्स अंदर कलेक्ट हुए। हैवी एलिमेंट्स जैसे आयरन और निकल ग्रेविटी की वजह से अर्थ के अंदर तोड़ की तरफ चले गए। लाइटर मटेरियल्स को ऊपर की तरफ रह गए और क्रस्ट मेंटल बनाए। सिंपल वर्ड्स में सर कहे तो heavy elements like iron moved towards the inside of the earth, light elements stay more towards the outside. नहीं, ये तो ठीक है, पर ये आए कहाँ से? Sir, I will no answer.
देखिए लोग कहते हैं कि हम लोग का यूनिवर्स 13 बिलियन ईयर्स है और अर्थ है सो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो उसके पहले तो अर्थ था ही नहीं। Who wants to make a guess? Earth, you want to make a guess, or Rudra wants to make a guess? Sir, he can. क्या चीज? क्या कह रहे हैं कहिए ना। अरे डोंट बी अफ्रेड जी, गलत होने Sir. दीजिए ना आप। Sir, I have already guessed. यस, व्हाट इज दैट गेस? 50-50. बताइए बताइए। 50-50. 50-50 माने क्या? 50 बाहर से आए हैं और 50 यहाँ पर बन रहे हैं। हेलो। Yes. नो, व्हाट डू यू मीन बाय 50-50? Percent. नहीं देखिए, आप बोलने से क्यों डरते हैं? गलत होगा तो होगा, क्या है? गलत तो सभी करते हैं, हम भी करते हैं, No, आप sir, भी I am करते हैं। eating. हाँ? I am eating. Oh, you are eating. That's the reason why you have a problem. Okay, okay. Oh, then we shouldn't disturb you. Then Earth is yeah. So what is Piyush telling then? Yes, sir. Yeah. So what was your guess? Sir, I will note that. Guess करने के लिए कहते हैं, गलती होगा होगा। See, in science, what we do, we guess, and then we try to prove that my guess is right or wrong. That is what the business of scientists is. You make a guess, and then you decide whether it is correct or wrong. उसी पर चलता है रिसर्च। That is called research. Okay, sir. Sir, you तो आप have भी please गेस कीजिए, तब हम लोग उसको डिसाइड करेंगे कि आपका गेस सही है कि गलत है। सर आप एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करोगे? क्वेश्चन मेरा ये है कि पृथ्वी पर इतने सारे एलिमेंट्स है, हम मान लेते Yes. हैं कि 78 एलिमेंट्स है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब मिलाकर के। तो ये पृथ्वी पर बना है कि बाहर से आया है? Okay, sir. Sir, yes, some materials come from outside, but Earth main elements did not simply come from outside after Earth formed. हाँ, आफ्टर अर्थ फॉर्म। तो ये एलिमेंट सब क्या यहाँ पर बने हैं? थोड़े बहुत एलिमेंट Yes, sir. थोड़े बहुत यहाँ पर बने हैं। वो कैसे बने हैं? कोई तरीका आप जानते हैं? No, sir. और इज इट पॉसिबल टू मेक वन? जैसे केमिस्ट्री में, आप तो केमिस्ट्री पढ़ते होंगे, क्लास 9 में है। Yes, sir. वी कन्वर्ट, एक केमिकल होता है, बाय रिएक्शन वी कन्वर्ट टू अनदर मॉलिक्यूल। वैसे Yes, क्या sir. एटम में ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि एक एटम को दूसरे एटम में बना देंगे? Yes, sir. Sir, yes, some materials can be made on Earth, but only under special condition, लाइक like nuclear reaction, artificial elements. yes, you are correct. By nuclear reaction you can make it, but nuclear reaction तो उतना होता नहीं है यहाँ पृथ्वी पर। Yes, sir. तो मेरा गेस कह रहा है कि all the elements which we have on earth, they have come from outside.
Yes, basically sir. it has come from a supernova explosion which took place. तो ऐसा सुपरनोवा था कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे और यहाँ Yes, पर आप sir. पूरे फैल गए पूरे यूनिवर्स में। Yes. यहाँ पर एंड देन यहाँ पर जो है सो एक सोलर सिस्टम बना, तो धीरे धीरे जो है ना थोड़े जो भी डस्ट पार्टिकल थे, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सब मिलकर के एक तो अर्थ बनाए, फिर बहुत सारे प्लैनेट्स बनाए, सन बना। But there is no Yes, sir. process. There is no process on Earth that we can make elements. Of course, human beings have found out a way how to do nuclear reactions. जो न्यूक्लियर रिएक्शंस स्टार सब में होता है, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं। They have made accelerators. The accelerators can, create can make nuclear reactions. Uday ji, I was also associated with the accelerators. अच्छा, that's great. कहाँ पे? In Kolkata, we have a cyclotron. जब ये cyclotron बना, this was in 1978. That time, this cyclotron in Calcutta was the only one east of Suez. अच्छा, So, and I was part of it. And then we made a superconducting cyclotron. That is a later story. तो वो पहला वाला cyclotron जो बना, तो हम लोग we got न्यूज़पेपर सब में ये निकला कि iodine, few experiments were done. One was the converting iodine to gold. And अच्छा, न्यूज़पेपर को वही न्यूज़ जो है ना बहुत बड़ा लगा. Something has been made in which you can convert iodine to gold. एक राजा थे उड़ीसा में. He landed up in Kolkata. And he came to the director of our institute कि आप लोग जो आयोडीन से गोल्ड बनाते हैं, तो हम आपका ये साइक्लोट्रॉन खरीदना चाहते हैं, so that I can make gold. And हमारे डायरेक्टर साहब जो थे, तो उन्होंने मेरे पास उनको भेज दिया. He was one of the kings, जो पुराने जमाने के किंग्स होते थे ना, जो अभी तक भी. So he came to me, so he told me, since you can make gold, so I want to buy your cyclotrons. So I want to set it up in Orissa and I'll make a lot of gold. So when I told him the cost of making 1 gram of gold from iodine, so then he left the room actually. He said he cannot make it. गोल्ड का ऑब्सेशन हमेशा से रहा है। यहाँ पे भी जो जब इनको वेस्ट कोस्ट को जीतना था, वहाँ को हैबिटेट करना था, तो एक रूमर फैलाया था गोल्ड रश करके। तो वहाँ पे गोल्ड है, तो सभी लोग गोल्ड के लिए चक्कर में वहाँ पे गए थे, जो आज के डेट में कैलिफोर्निया वगैरह जो बसा है। तो ह्यूमन माइंड को अगर मैनिपुलेट करना होता है, तो गोल्ड को काफ़ी यूज़ किया जाता है। Right. लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोल्ड डायमंड की तरह बना नहीं सकते। No, it is very expensive making in cycle. It's there. I mean, people have done the experiment. It's very costly. Even I mean, 1 milligram will cost more than 10 lakhs rupees. हाँ, ऐसा है कि बहुत हर चीज़ इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए। इकोनॉमिकली वायबल नहीं है तो नहीं हो सकता है। जैसे कि कोलार गोल्ड फील्ड में अब गोल्ड निकालना इकोनॉमिकली वायबल नहीं रह गया है, या बहुत जगह पे गोल्ड मिलता है वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता है। द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ द आइटम वैल्यू जो है। Right. हाँ, तो वही है। So sum and substance is that on Earth, there is no changeover of elements from one to the other. So it has come from outside. So we are all star materials. समझे पीयूष? You have Yes, been made sir. from a star जो था ना, स्टार जिस चीज से बना उसी से आप बने हुए. अर्थ पर Okay, कुछ नहीं बना है. So you are all a star material. Yes, Rudra, or is it Aryan who has come? Excuse me, sir.
Yes. Sir, I just remember that yes, one more process is to make a element is radioactive decay. Yeah. That is a natural process which takes place. natural process. Yeah, that's a natural process. आपके बॉडी में Okay, भी वो sir. हो रहा है। आप जितना भी पोटेशियम कंज्यूम करते हैं, उसका Yes, sir. एक हिस्सा, बहुत छोटा हिस्सा पोटेशियम से कैल्शियम में कन्वर्ट हुए जा रहा है आपके बॉडी में। Okay, sir. But these are, Thanks, sir. yeah. Aryan wants to say something or Rudra wants to say something. Sir, it's me, Arif. Yeah. Acha, now the switchover is there. So what do you want to say, Aryan? Yes, sir. Sir, in cyclotrons, what they do is that they collide electrons and protons with atoms, right? So how do we isolate them, and how do we know it's isolated? No, in a cyclotron, what is done that we start, there is an ion source in the center which produces ions. It could be, say, protons, it could be, say, oxygen ion, it could be nitrogen ion, it could be helium ion or whatever it is. So, and that the cyclotron basically just accelerates them almost to very near to the velocity of light. And then there is a mechanism to take it out. It comes out, and then it is bombarded on a target. Suppose I want to do a reaction that how helium or alpha particle, people call it alpha particle. Suppose alpha particle is bombarded on, let us say, iodine nucleus. Okay. So it will enter the nucleus because why? Because the energy is high. If the energy is low because the both charges are positive, no, there will be repulsion. So the nucleus cannot enter inside. But if the energy is high, they will just enter and they will just break the nucleus. And so new elements will be formed. Break. How do you separate? Are you asking how do you separate it? Yes, sir. Yeah, no. So these fragments which come out, they actually when they come out, it is nobody is trying to collect it except in a, like say in Kolkata we have a medical cyclotron where aim is to make isotopes only. So you do a nuclear reaction and suppose I want to do fluorine. Fluorine is used in diagnostics, for the PET scan. आप हॉस्पिटल जाते हैं तो देखते होंगे वहां पर लिखा है पेट स्कैन, स्पेक्ट स्कैन वगैरह लिखा रहता है. So that is done with these isotopes. So you form and you collect them. But in a cyclotron, we do mostly for the nuclear reactions. We try to understand how a reaction takes place, what happens. So we try to, understand the structure of the atomic nucleus. So these are the things we do. So after the breakup, the fragments will go in different directions and detectors will be kept to detect them, what it is, what is the energy, what is the spin, things like that. From that, they try to understand about the nucleus of a particular atom. Okay, sir. So does that answer your question or something doubt remains? No, sir. Yeah, if any one of you come to Calcutta, I can show you the cyclotron. Sir, they still allow you to go there? Yeah, of course, of course. Okay, sir. So with a special permission, of course, and not everybody is not allowed. With special permission, one can. So, sir, how are we benefiting from, how are we making money from these cyclotrons? I don't think so. Oh, just now I told one benefit is that you can make radioisotopes, which are used in the diagnostics and curing of cancer.
And also other diagnostic purposes, like say, to understand different parts of the body, you use radioactivity. And the other benefit is that we try to understand this cyclotron basically was made for a one particular purpose. Because India, is a energy hungry. So, but India doesn't have uranium, so we have a lot of thorium. So now thorium can be used in a breeder reactor. A reactor is a place where you get energy from the nucleus, like say uranium 233 or 235. When it breaks, the kinetic energy, you can convert it to the heat energy, and then you heat the water or whatever it is, and then you bring it out and produce electricity and things like that. So those are the reactors. But in a reactor, suppose we can breed also, because all materials don't, like say in case of uranium, only 235 or 233, or plutonium can be used as a fissile material. So India has a lot of thorium. So we wanted to convert, and we are still doing it. By the way, you might be reading in the newspaper that very recently in Chennai, Yes. the first fast breeder reactor, and of course fast this is the second worldwide fast breeder reactor. The first one was made in Russia some time back, but the one which is made in India is much better than that. The breeding things are much better and all that. Was started. So aim is to convert thorium to uranium-233, which can be used for the energy purpose. But then we want to study that nucleus. What happens? What are the fragments? Because those fragments will interact with the materials of the reactor. We needed to understand that. So this cyclotron was created basically to understand those things. Because क्या होता है दुनिया में जो है ना, countries are very selfish. लोग कोई भी डेटा जो है ना, एक कंट्री दूसरे को नहीं देता है if the data is the latest one. Suppose you go and ask USA, why don't you give me some data on this? They will give you some 50 years old data. They won't give you the latest data. And this kind of breeding means समझते हो ना कि वहाँ पर हम fissile material भी बनाते हैं. Thorium को convert कर देते हैं to uranium-233. Basically changing the element. So India is progressing in that direction because we have a lot of thorium on the western coast of India, Kerala, Maharashtra, Karnataka. उस सब एरिया में जो है ना सी कोस्ट में बहुत थोरियम. But then other aim was to do basic science also. So that's why the cyclotrons are made. It is just an accelerator. It accelerates the ions to almost the velocity of light. Okay, sir. So we have now superconducting cyclotron, which is the 6th largest in the world. It is there in Kolkata. Okay, sir. आप लोग कभी आइए तो can arrange, you can go and have a look at it, how it looks. Okay, sir. चलिए और क्या क्वेश्चन है आज? Yes, sir. I had a question. That like the rovers in other planets, they have input delay because light has a finite speed. So how do they overcome it? What if the rover satellite crashes somewhere because of that? Sorry, can you repeat your question? Sir, the rovers and the satellites have input delay because light has a finite speed. So how do we overcome that?
What if the rover crashes somewhere? आपका आवाज जो है ना क्लियर नहीं हो रहा है. Just can you just slowly just tell? Just so that I don't know why the voice is. So Can you just repeat? Oh, Uday ji, are you able to understand the question? No, no. Can you repeat? Yeah. Okay. Yes. Can you repeat, please? You are My- talking about the crash landing of the satellite. Yes, sir. So, what is the problem in that? Sir, because light has a finite speed, they have input delay. So how do we overcome this? So I'm just trying to extrapolate the things that happens in case of GPS. Okay. Something similar must be happening there also. So what happens in case of GPS? In case of GPS, there are 4 satellites which gives you a position. 3 gives you your location, height, latitude, longitude, and height. And 4th one talks about time. So that keeps correcting the time difference between the position you got and the time satellite is picking up. So that gives us a correction. Same thing must be happening there also, or I think it's happening, that they have an autonomous, they have their own navigation system, which has been programmed and sent. Now this satellites or wherever they're getting that input, they're updating their position every now and then. Have you understood what I'm saying? Sir, like they are satellites that give them information. That's correct. So there is already a navigation system. There is a navigation system in your car which tells you where you are going. That is getting updated by GPS, which keeps telling you. Now, because there is a time difference which takes place, so that is your question. In the time coming there, it gives you a shift, how much you have to shift your time to get to that location. I'm just picking up some random example. At time, what is time now? 11:35, 35 minutes, 50 seconds, someplace you should be. But that time itself, that position has been calculated for 11:34 minutes, 20 seconds, whatever the time is. That difference in time, how much of distance you would have traveled, that correction factor is given to you, and your position is revised to that particular position. Okay. Oh, sir. So there is a time correction which is given to that instrument, that at this particular time you should be here, but the time itself is wrong. So your time is updated, and so your position is updated. Oh, Not exactly the thing. There is another interesting thing about this, Aryan, you know, that when the satellites move, see, near the Earth, because of the gravitational force, the time is slower than in the satellites. So initially, when the GPS was started, you know, there is to be a time difference. जब तक उसको करेक्शन नहीं किया गया ना, तब तक जो है ना, ये जो आजकल जो हम लोग मैप्स देखते हैं ना, do you understand that the clock in the satellite is working at different speed than the clock on the Earth? So because of the relativity theory, the correction had to be made. So only after the correction is made, they are able to predict your positions and things like that. So this is a relativity working actually in practice. It's not a very theoretical thing, it's a working in practice. So basically, Hello? I'm just adding to what you said. Is basically you require 2 satellites. Wherever the 2 input crosses, it gives you position. One, you are along the line. 2 tells you that you are at the cross section of 2 points. The 3 tells you in your height terms. The 4th one is the one which talks about the time. So that time shift happening because of the satellite being in different atmosphere or different place than Earth, and because of that time dilation that you talked about, and the signal traveling up and down every time it's traveling up and down,
there is some shift which is taking place. So the fourth one gives you the time correction. So because of that time correction, which happens in nanoseconds, that's very small difference. Right. That particular time is again used. Okay, at this particular time you should be at this place, but your time itself is wrong. So your position will be different. Yeah, very correct. Yeah. So Aryan, this theory of relativity is not just a theory, it is something which is actually happening in practice, in reality. It's a proven thing. और कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास? No, sir. Sir, I had one more question that, like, whenever in the internet someone uploads something, how do we get that? Like in the Google or something like that. ये तो उदय जी ही कह पाएंगे. So information is. सॉरी, आप बोल रहे थे ना? नहीं हम नहीं बोल रहे हैं, आपको ही जवाब देना पड़ेगा. नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं उनके क्लाउड में जाता है. इट्स लाइक ए लाइब्रेरी में आप कोई सामान डाल रहे हैं, किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो लाइब्रेरी में जाके ले लेता है. तो उसी तरह क्लाउड में जाता है, जो भी अपलोड होता है क्लाउड में जाता है उनके, और आजकल डेटा सेंटर में चला जाता है. जब आप इंफॉर्मेशन मांगते हो तो वहीं जाके ढूंढ के निकाल के लाता है. लाइक लाइब्रेरी से कोई इंफॉर्मेशन ढूंढने की जगह वहां से ढूंढ रहा है बस. इसमें चिल्ड्रेन लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं ये क्लाउड क्या चीज होता है. इट इज जस्ट ए मेमोरी सेंटर, इज इट? हाँ, डेटा सेंटर से पहले जो डेटा सेंटर कह रहे थे वो क्लाउड सेंटर ही, मतलब वो उसी तरह चीजें होता था जहां पे आप कॉल आ रहा है. अच्छा. हाँ, तो जो बेसिकली जो है डेटा सेंटर जो बनने से शुरू हुआ था जो कि फिजिकली बन रहा है. तो क्लाउड जो था वर्चुअल सिस्टम था जहां पे इंफॉर्मेशन आप अपलोड करते थे और वहां से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करते थे लोग. तो दिस नॉलेज इज एक्सपोनेंशियली राइजिंग एवरी डे. तो डेटा सेंटर में इतना नॉलेज को ये स्टोर करने में तो काफी स्पेस लगता होगा. हाँ, लगता है. इसलिए उनका सबसे ज्यादा खर्चा डेटा सेंटर और डेटा को ही मैनेज करने में लगता है. But will it cope in the future? Because the way the knowledge is increasing is exponential almost. हाँ, ये प्रॉब्लम तो है. इसलिए लोग को भी ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा जो गुड मॉर्निंग मैसेज वगैरह आप भेजते हो जो कि नॉर्मल है आपके लिए, वो उनके लिए बहुत खर्चा पड़ता आता है. Yeah, that's true. उनको जो है वो कह रहे हैं कि जितना इंफॉर्मेशन आप अपलोड करते हो जो कि आपके लिए लगता है कि हाँ क्या है, कैजुअल है, वो सारा इंफॉर्मेशन जाके वहां पे स्टोर होने लग जाता है और उसके बाद उनको उसके लिए काफी खर्चा उनका उठाना पड़ता है ये सब चीज को लेकर. तो मेन खर्चा इस पे ही है. So how these companies who are is hosting this data, तो इनको लाभ क्या होता है? How do they earn from it actually? ये डेटा ही बेच देते हैं आपका. तो आपको जैसे जिस तरह का डेटा है फिर डेटा एआई वगैरह से पता कर लेते हैं कि किसके घर में किस चीज की जरूरत है. तो अभी पहले क्या था, एडवर्टाइजमेंट होती थी तो पेपर में होती थी, फिर टीवी में होती थी, सबके लिए होती थी, तो खर्चा ज्यादा होता है. अब उनको मालूम है कि हाँ ये चलो इनके घर में अभी बच्चा होने वाला है तो इसको बच्चे की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो सारा चीज इंफॉर्मेशन दे देते हैं. तो कस्टमर के लिए क्या हो जाता है कि उसको भी इजी रहता है कि हाँ मेरे को ये चाहिए.
तो जो भी चीज स्क्रॉल करेगा उसके बाद बेबी पाउडर, बेबी फूड, बेबी ये, बेबी वो सब कुछ आने लग जाता है। तो उससे एडवर्टाइजमेंट से उनको पैसे मिल जाते हैं। तो जो कंपनी ये सब बेचती है वो उनको टारगेट करती है उन लोगों को। तो rather than giving information to everyone who may not require it, you are giving it to a smaller section which may require it. फिर उनका जो प्रोडक्ट बिकेगा तो उनको फायदा होगा। So do they make a huge profit with this kind of thing? They are making profit. The companies have become जो जितनी IT companies है, they are worth trillions of dollars only by doing this. Whether you talk about Google, whether you talk about Meta, whether you talk about others, they are worth trillions of dollars. और ये एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू से ही है उनका मेन। मेटा का देता ही क्या प्रोडक्ट है एडवर्टाइजमेंट के अलावा। Mhm. इनफैक्ट मेटा ने तो एक बार गूगल के का दुकान बंद करने के कार पे आ गया था। तो गूगल ने मेटा के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया कि भाई हम दोनों खाएंगे, हम तो एक दूसरे को क्यों खाएं, मिलके खाते हैं दोनों। Yeah, very interesting. Aryan and Piyush, are you able to make out things? Sir? What Udayji is telling, that how the companies are earning. Yes. What Yes, the- sir. What a nice business model it is. वो लोग डेटा बिक्री करते हैं। चलिए अब थोड़ा बंद करते हैं। आज उदय जी क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड का डेथ हो गया। ओह सो सॉरी। Yeah, he was the only Indian representative, वो जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है ना, हाँ हाँ। he was the Indian representative actually. Then all of a suddenly he died in the morning. Oh. And he was so healthy and अभी कुछ दिन पहले he went to United Nations to give a talk and suddenly he died. एक्चुअली ह्यूमन बॉडी को समझना अभी भी मुश्किल है। लोग गेस वर्क करते हैं, कभी गेस सही होता है, कभी गलत होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी कैसे काम करता है और क्या प्रॉब्लम है वो पता नहीं लगता। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज आल्सो डिफर्स। इससे बात कर And he was a brilliant chemist. चलिए तो पंकज जी अब छुट्टी करते हैं हम लोग। Children have no questions, or you have a question then you can ask. चलिए, I think. Thank you Uday ji. Good night, sir. थैंक यू। Yes, Good night, yes. sir. Good night.